क्या होता है कि जब हम लोग तो सब हिंदी भाषी यहाँ पे सब भाषा माध्यम वाले लोग बैठे हैं, सब 99% लोग है ना, यहाँ पे कोई अंग्रेजी माध्यम का है, मूल अंग्रेजी माध्यम जिसने कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की हो? ठीक है, आपका प्रतिशत निकलेगा तो शायद 1 या 2% होगा, ठीक है ना। मैं भी एकदम गली के विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, अंग्रेजी बोर्ड कर सीख ली वो एक अलग बात है, लेकिन तो मैं जब आ रहा था तो यहाँ जो अंग्रेजी में घोषणा हो रही थी उसमें हो रही थी, क्षमा करेंगे, अच्छी अंग्रेजी थी लेकिन उसमें गलतियाँ थी। मैं अंग्रेजी भाषा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हूँ और अच्छी अंग्रेजी भी मेरी मुझे उतनी ही प्रिय है जितनी अच्छी हिंदी। तो क्योंकि जो हमारी नहीं है उस पर हम उसके मूल निवासियों की तरह हमारा अधिकार नहीं हो सकता, उसकी कोशिश ही गलत है। मुझे अच्छा लगा, हम जब अंग्रेजी बोलने में गलती करते हैं तो वो अच्छी बात है, उसको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है आपको। ये दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी कमजोर अंग्रेजी पर शर्म मत कीजिए, संकोच मत कीजिए, संकल्प कीजिए कि मुझे अंग्रेजी पर अधिकार करना है, आप कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा आदमी अंग्रेजी दां बन सकता है, अंग्रेजी पढ़ा भी सकता है, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, उसमें पत्रकार बन सकता है, तो फिर कोई भी बन सकता है। भाई बिल्कुल बहुत औसत व्यक्ति हूँ। एक बार अपनी कम अंग्रेजी के कारण मैं कक्षा में अपमानित हुआ और तब मैंने एक संकल्प किया, 11वीं 12वीं का बता रहा हूँ, कि मुझे अंग्रेजी पे अधिकार प्राप्त करना है और कुछ वर्षों में कर लिया और मैंने पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी से की MA के बाद। आप भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो दिमाग से ये निकालिए कि वो कोई हवा है, कोई भूत है जिससे डरना है और बचना है। अंग्रेजी हमारे लिए बहुत परम उपयोगी दक्षता है। अभी तो हम दक्षताओं की बात कर रहे हैं ना, आपको जीवन जो बनाना है उसके लिए एक अच्छी बुनियादी दक्षताओं में से आपकी एक ये है अच्छी अंग्रेजी। अगर हम चीन में रहते होते तो या फ्रांस में रह रहे होते तो फ्रेंच होती, जर्मनी में रह रहे होते तो जर्मन हमारी होती, जापान में रहे होते तो जापानी होती, है ना, दूसरी हो सकती थी। हम भारत में हैं, दुर्भाग्य से भारत में पिछले आज़ादी के बाद अंग्रेजी को ओढ़े रखा तो आज वो दक्षता बन गई है। वरना अगर ये अब आप सोचिए, अगर हिब्रू ये हासिल कर सकती है तो भारत ने अगर उससे 1 साल पहले भारतीय भाषाओं में शिक्षा का संकल्प ले लिया होता, कर लिया होता, तो आज हिंदी हमारी और वैश्विक दक्षता होती है, बाकी लोग हमसे हिंदी सीख रहे होते नहीं, या मराठी सीख रहे होते या बांग्ला सीख रहे होते, कोई भी। हमारे पास एक से एक समृद्ध भाषाएं हैं, कम से कम 25 भाषाएं ऐसी हैं जो संसार की किसी भी समृद्ध भाषा से टक्कर ले सकती हैं अपनी क्षमता में और अपने इतिहास में, अपनी समृद्धि में। लेकिन हमने उल्टा किया। इसको कहते हैं बौद्धिक और भाषिक औपनिवेशिकता, उपनिवेशवाद। तो हम पहले राजनीतिक उपनिवेश थे, हम आज़ाद हुए, हमने राजनीतिक स्वायत्तता, स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन विस्तार में नहीं जाऊंगा, उनके कारण है। लेकिन हमने अपनी बौद्धिक, भाषिक और अकादमिक स्वतंत्रता को सामने नहीं रखा। और आज अकादमिक की मैं बात करूँ, अगर अकादमिक रूप से हम इस तरह तथा कथित पश्चिम पर और अंग्रेजी पर निर्भर हैं कि हम उनके दास हो गए। हमारा शैक्षिक दर्शन, हमारा शोध दर्शन, हमारे शोध की प्रविधियाँ, हमारे विज्ञान के ये सब हम एक प्रदत्त है, हमको मिला हुआ है, हम उनसे, हम केवल एक नकलची देश बन गए। कड़ी बात कर रहा हूँ, जो ये नोबेल में हमारी स्थिति बताती है। दूसरा, आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर जिनको कहते हैं हम, शोध प्रपत्र, उसमें देखिए जरा भारत की स्थिति कहाँ है, शोध करिएगा, सब आपके फोन पर मौजूद है। नवाचार, इनोवेशन, उसमें भारत की स्थिति क्या है, शोध करिए कृपया। पेटेंट फाइलिंग में अलग अलग क्षेत्रों में भारत की स्थिति क्या है, शोध करिए। यदि ये एक बहुत आपके लिए पूरा प्रकल्प बन जाएगा।
और फिर उस पर शोध करिए कि ये कमी क्यों है, हम इतने नीचे हैं तो क्यों, क्या नहीं है हमारे पास, क्या भारत से ज़्यादा प्रतिभा है कहीं? मैं मानता हूं कि किसी भी देश के पास, बहुत कम देश हैं जिनके पास ऐसी प्रतिभा है और जिसके पास 6 या 7 हज़ार साल के का इतना सांस्कृतिक अनुभव है, संपदा है, बौद्धिक संपदा, सांस्कृतिक संपदा, आध्यात्मिक संपदा है उसके पास। हम सबसे समृद्ध, सबसे अमीर देश हैं बुद्धि में, इतिहास में और संस्कृति में। गरीबी हमारी कहाँ है वो आपको बताने की जरूरत है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और हमारे शोध की विधियाँ प्रविधियाँ और हमारा शोध का दर्शन या पूरा समूचा हमारा जो अकादमिक ढांचा है और जीवन भारत का रहा है, उसमें भी कुछ बुनियादी समस्याएं हुई हैं, ये बात स्वीकार करनी चाहिए हमें। इसीलिए हम आज यहाँ पर हैं। अब मार्ग क्या है? एक और आंकड़ा दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग विज्ञान और तकनीक के शोधार्थी हैं। भारत में दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं प्रतिवर्ष। तो आपको पता है 10 से 15 लाख प्रतिवर्ष। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या भारत में 3,500 से ज़्यादा। पॉलिटेक्निक्स 3,400 के आसपास। आपके यहाँ स्थापत्य भी है, आर्किटेक्चर भी, 200 से ज़्यादा हमारे यहाँ आर्किटेक्चर कॉलेज है। बाकी मैं जा नहीं रहा हूँ, फार्मेसी और बाकी विषय में 10 से 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, बाकी विषयों को छोड़ देते। एक शब्द अंग्रेजी में आता है, मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या कहेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी। अब उनकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? इस पे जो आंकड़े हैं, जो अनुपात निकल रहा है, अलग अलग संस्थाओं ने इस पर शोध किया है, वो 1.7 से लेकर 2.5% तक। तो ये आपका भविष्य भी आपके सामने है। कई शोध नेस्कॉम और इस तरह की जो बड़ी संस्थाएं हैं, नेस्कॉम तो जानते हैं ना हम सब लोग यहाँ पे, आपको जानना चाहिए, हर इंजीनियरिंग के छात्र को नेस्कॉम जानना चाहिए। तो जो बहुत उदार अनुपात दिया गया है एम्प्लॉयबिलिटी के संदर्भ में इंजीनियरिंग के स्नातकों के लिए, वो है 20%। 80% इंजीनियरिंग के स्नातक भारत में नौकरी योग्य नहीं पाए जाते कंपनियों द्वारा, एम्प्लॉयर्स द्वारा, नियोजकों द्वारा। तो मित्रों, ये एक पूरा परिदृश्य मैंने आपके सामने रख दिया। भारत कहाँ है और हम जब यहाँ से निकलेंगे, आप लोग जब निकलेंगे, तब हम किस तरह के, किस रण क्षेत्र में उतरेंगे, तो आपको उस 2% में आना है ना? कैसे आए? कक्षा में जो पढ़ाई होती है वो तो अनिवार्य है ही, उस पर कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं, उसके बिना तो काम चलता ही नहीं। लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा केवल, है ना? अब विश्वविद्यालयों की थोड़ी बात मुकेश जी अनुमति देंगे तो मैं संक्षेप में करूँगा कि उस विश्वविद्यालय में मैं पत्रिका आपकी देख रहा था, बहुत प्रभावशाली पत्रिका है, आपकी उपलब्धियाँ बहुत प्रभावशाली है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सचमुच भाग्यवान हैं कि आप इस विश्वविद्यालय में रहते हैं। आपके पास कितने संकाय हैं? 9 संकाय हैं, 104 आपके पास पाठ्यक्रम हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी, ऐसी सुविधाएं जो इस बुंदेलखंड क्षेत्र के सामान्य आपके हमउम्र युवाओं के लिए सपना हो, है ना? उनका कर क्या रहे हैं? और
ये भारत के सारे विश्वविद्यालयों पर एक प्रश्न उनके सामने रखना चाहता हूँ कि उनमें उनके चाहे वो मानविकी हो या विज्ञान के विषय हों, तकनीक के विषय हों, उनमें जो इतनी शोध हो रही है इतने वर्षों से, इतने शोधार्थी हैं, 750 के आसपास आपके शोधार्थी हैं। आपने बताया नेट के कितने हैं, बहुत अच्छा है, वो बहुत प्रभावशाली और आंकड़े बड़े अच्छे हैं, मैं ध्यान से सुने भी और पढ़े भी। उनका बुंदेलखंड को क्या लाभ होगा? इस विश्वविद्यालय के होने से इस क्षेत्र को, 7 जिलों को, इन सभी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में कितना ठोस लाभ हुआ है? क्या ये एक कसौटी हर विश्वविद्यालय की गुणवत्ता की को नापने की नहीं होनी चाहिए? या हमारा शोध केवल रिसर्च पेपर्स में और डिग्री हासिल करने में जा रहा है? एक चीज़ होती है अप्लाइड साइंस, अप्लाइड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स। आर वी प्रोड्यूसिंग सम एप्लीकेशंस, लोकल एप्लीकेशंस, रीजनल एप्लीकेशंस? आर वी लोकली रेलेवेंट? क्या हमारी शिक्षा और हमारी शोध, हमारे छात्र, हमारे शोधार्थी, हमारे सारे जो पर्चे हैं, शोध पत्र हैं और सब शिक्षक हैं, हम मिलकर क्या अपने इस 7 जिलों के लिए कुछ प्रासंगिक उनको दे पा रहे हैं? क्या उनके जीवन स्तर में और उनके जीवन की गुणवत्ता में कुछ गुणात्मक परिवर्तन इस विश्वविद्यालय के होने से आया है? और ये प्रश्न भारत के हर विश्वविद्यालय के सामने है, केवल यही की बात नहीं है। हम यहाँ इतिहास और भूगर्भ की एक बहुत समृद्ध क्षेत्र में रह रहे हैं ना, थियोलॉजी के हैं सीता, उसका हम व्यावहारिक रूप से जो प्रासंगिक है उसमें हम क्या कर पाएंगे? ये मैं आप इस पूरे विश्वविद्यालय के सामने एक चुनौती के रूप में, प्रश्न के रूप में छोड़ना चाहूँगा। इस पर सब विचार करें, हर विभागाध्यक्ष और शिक्षक और हर शोधार्थी जो भी अब ज्ञान निर्माता है, उसको ये पूछना चाहिए, क्या मेरे शोध का उसका जो अंतिम कसौटी उसकी क्या होनी चाहिए? मुझे डिग्री मिल जाए और एक फिर मैं कहीं शिक्षक बन जाऊं, या आगे शोध करूं, या मैं जो भी करूं उसकी अंतिम प्रासंगिकता की कसौटी, उपयोगिता की कसौटी ये है कि मैं जहां हूं और जहां जाऊंगा वहां के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में कोई गुणात्मक परिवर्तन मेरे इस ज्ञान ग्रहण और ज्ञान निर्माण के कारण होगा। ये भी एक शोध दृष्टि है, ये भी एक शोध दर्शन है जो मैं आपके सामने निवेदित करना चाहता हूँ। और ये अगर आप करेंगे तो आपका करियर तो कहीं गया ही नहीं है, वो तो एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाई प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही होगा, जा ही नहीं सकता। आज संसार भर की कंपनियों को उनको 2 चीज़ें चाहिए, 2 या 3 चीज़ें चाहिए। उनको आवश्यक दक्षताएं चाहिए, जिसमें कुछ तकनीकी दक्षताएं, आजकल तकनीक की मतलब जो अगले इस समय 10 स्किल्स की बात की जा रही है, जो तकनीकी दक्षताएं हैं संसार में भविष्य में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मशीन इंजीनियरिंग, आजकल 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये हैं भविष्य के विषय है। इनमें 1.3% भारतीय जो इंजीनियरिंग के स्नातक हैं वो इनमें दक्ष हैं। ये विश्वविद्यालय के लक्ष्य के रूप में भी कि इन विषयों पर अगर हम जोर डालेंगे, और वो सूचियाँ सब मौजूद हैं आपके अपने लिए भी, तो आप भविष्य निर्माण करने वाली शिक्षा दे रहे होंगे और ले रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सड़कों की ज़रूरत है, यहाँ पर गाँवों में सिंचाई की ज़रूरत है, यहाँ पर पानी की ज़रूरत है, यहाँ खेती होती है, खेती में हमारी इंजीनियरिंग स्किल्स का कोई काम है क्या? आ सकता है क्या? कृषि ग्रेजुएट तो यहाँ पर है, लेकिन क्या कृषि और हमारे बाकी सब जो संकाय हैं वो मिलकर कुछ कर सकते? खेल अनंत हैं।
तो अगर हम अपने इस ज्ञान ग्रहण और ज्ञान निर्माण के कर्म को के सामने ये कुछ कसौटियाँ रख लें, ये प्रश्न सामने रख लें, तो इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे मित्रों, वो आपके लिए, विश्वविद्यालय के लिए और देश के लिए, भारत के लिए और संसार के लिए बिल्कुल ही अलग तरह के हों। तब हम 71 से शायद हम चाहते तो हैं 1 पर पहुंचना, वो कितने 100 वर्ष में होगा मैं नहीं जानता, लेकिन होगा कि नहीं ये भी कहना कठिन है। लेकिन ऊपर तो हम जाएंगे, और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको तो ज़िंदगी बनी जाएगी। तो अब थोड़े 1-2 समय वैसे हो गया ना, भूख भी लग रही है, आपको लगी ना? मैंने सुबह कुछ खाया भी नहीं, कल इतनी बढ़िया चाट खाई, लेकिन बहुत देर से खाई कि गड़बड़ हो गया। तो नारायण की चाट बंद हो चुकी थी जब तक हम लोग पहुँचे वहाँ। आप लोगों ने खाई कि नहीं सबने वहाँ? ठीक, अरे नहीं खाई आप लोगों ने, हाथ नहीं उठे? हाँ, बेचारा आत्महत्या कर लेगा। तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो अंत में बस एक नागरिक के रूप में आपसे एक निवेदन कि अपनी पहली बात पर लौटता हूँ कि आप जो भी करें जीवन में, प्रश्न से शुरू करिए, निष्कर्ष से नहीं। चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई सामाजिक मुद्दा हो, या मुझे आगे क्या करना है, क्या बनना है, ये तय करना, किस क्षेत्र में जाना है, किस करियर में जाना है, ये तय करना है। सब जगह यही अगर आप प्रविधि अपनाएंगे तो फायदे में रहेंगे। निष्कर्षों से शुरू मत करिए। मुझे करियर कैसे चुनना है, किस नौकरी में जाना है, 2 विकल्प है, ये चुनूँ या वो चुनूँ, उसमें उसका तरीका क्या होगा? एक तो तरीका ये है निष्कर्ष से शुरू करना, यानी मैंने तय कर रखा है या मेरे माता पिता ने मुझसे कह रखा है बेटा तुम इंजीनियर बनना है। किसी का होगा कि साहब तुझे IAS बनना है, किसी को होगा कि तुझे डॉक्टर बनना है। आमतौर पर जो भारतीय मध्यवर्गीय सपने होते हैं, तो ये है गलत तरीका। निष्कर्ष से शुरू कर रहे हैं आप, तो हम जानते हैं कि जो ऐसे सपनों से शुरू करते हैं वो उनमें से कितने लोग मंजिल पर पहुंचते हैं? बहुत ही कम, शायद 1% भी नहीं। प्रश्न से शुरू करेंगे तो प्रश्न ये होगा कि मेरी मूलभूत प्रवृत्तियाँ, मेरी प्रकृति कैसी है, माई एटीट्यूड्स एंड माई एप्टीट्यूड। हर व्यक्ति की एक अलग विशिष्ट प्रकृति है, एक स्वभाव है हम सबका। हम जब अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुरूप चलेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे, तो हम ज़्यादा आगे पहुँचेंगे। तो प्रकृति ने हमें जो दक्षताएं दी हैं, विशिष्ट दक्षताओं और योग्यताओं का एक पुंज हमें दिया है, हम उसके अनुरूप, उसकी संगति में आगे बढ़ेंगे और आगे पहुँचेंगे। अगर अपनी मूल प्रकृति के विपरीत दिशा में चलेंगे, कर्म में लगेंगे, क्योंकि हमने या तो कोई एक सपना पा लिया, या हम प्रभावित हो गए किसी से, किसी के कहने पे, गुरुजी ने कहा या पिताजी ने कहा, जिसने भी कहा, उसके कहने पर चलेंगे, यानी एक निष्कर्ष पर चलेंगे, तो समस्या हो सकती है। अब आप जहाँ आ गए हैं वहाँ आ गए हैं, इसलिए वापस तो जा नहीं सकते। इसलिए अब यहाँ से आगे जब आपको बढ़ना है तो आपको फिर प्रश्नों से शुरुआत करिए। तो अपनी मंजिल की शोध भी आप करेंगे तो अगर प्रश्न और जिज्ञासा से करेंगे, अपनी मूल प्रकृति और मैंने अब तक जो सीखा हासिल किया है वो मुझे किन किन दिशाओं को दिखा रहा है, उससे अगर आप ये मंथन करेंगे, आपको मंथन, तो फायदा होगा। ठीक बात? तो ये रही मित्रों कुल मिलाकर शोध की प्रवृत्तियाँ, प्रविधियाँ, प्रवृत्ति और प्रकृति और शोध का दर्शन। जो दर्शन जीवन दर्शन है, जीवन दृष्टि, इसको मैं ऐसे ही देखता हूँ। काफ़ी आपका उच्चाटन कर दिया, तो अब
आप सबको अनंत शुभकामनाएं देता हूँ आपके बहुत उज्जवल भविष्य के लिए। आप सफल हों, सार्थक हों। केवल सफलता मत साधिए, सार्थकता भी साधिए। इस प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार।